दोस्तों नमस्कार। साउथ अफ्रीका में G20 की मीटिंग समाप्त हो गई। G20 का डिक्लेरेशन भी घोषित हो गया, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20 में से 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया। एक देश जिसने विरोध किया या बायकॉट किया वो था अमेरिका। कारण बहुत सिंपल था। जिस तरह से ट्रंप साहब लगातार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के बारे में बयान देते रहे हैं, उससे लग नहीं रहा था कि उनका वहां पे कोई वेलकम किया जाएगा। लेकिन आजकल जो अंतरराष्ट्रीय मंच है ना दोस्तों, वो प्रभाव या उस पे अपनी पकड़ ये दिखाने के लिए ज्यादा हो रहे हैं बनस्पत की किसी एजेंडा पे काम हो रहा है। इसीलिए जो भी अब इंटरनेशनल मीटिंग्स या गैदरिंग्स होती हैं, उसमें ग्लोबल इक्वेशंस पे ज्यादा ध्यान है, ग्लोबल डेवलपमेंट पे कम है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये कि G20 की मीटिंग में क्या घोषणाएं हुई और भारत का जिस तरह से प्रभाव पूरी दुनिया में खासकर ग्लोबल साउथ में बढ़ रहा है, उसका आपको रिफ्लेक्शन भी इस डिक्लेरेशन में देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जैसा ये कयास लगाया जा रहा था कि बगैर ट्रंप के शायद ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। यहां पे कनाडा की तरफ से बयान आया कि अगर ट्रंप साहब नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, दुनिया नहीं रुकेगी। ये एक बहुत बड़ा बयान था और मुझे लगता है कि ये एक नया नैरेटिव पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में अब शुरू होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किस तरह की महत्वपूर्ण बातें हुई और भारत और दुनिया में आने वाले दिनों में हम किस तरह से जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें इसका प्रभाव देखेंगे। इसीलिए इस डिक्लेरेशन को समझना बहुत जरूरी है। 122 पैराग्राफ है, 30 पेज का डिक्लेरेशन है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनकी समरी में आपके लिए लेके आया हूं। सारे में पढ़ूं तो आपके लिए आधा दिन लग जाएगा, लेकिन ब्रीफ में क्या महत्वपूर्ण बातें थी इसका एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि G20 जो 2025 का डिक्लेरेशन है, बिग शिफ्ट्स एंड बिग सरप्राइजेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अमेरिका के बगैर ग्लोबल डिक्लेरेशन साइन हुआ है। ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा शिफ्ट है कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया अब चलना सीख रही है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात अफ्रीका के लिए कही गई है कि अफ्रीका, जैसे हम हिंदुस्तान में बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, इसी तरह से अफ्रीका की जो फिलॉसफी है, उबंटू मीन्स आई एम बिकॉज वी आर, मैं अकेला कुछ नहीं हूं। ये वहां कहा जाता है समाज में कि अगर मेरा अस्तित्व है तो मेरे समाज के जो बाकी लोग हैं उनके कारण है। इसी तरह से अगर आज अफ्रीका या इंडिया या कोई भी देश अगर तरक्की करेगा या प्रोग्रेस करेगा तो उसमें पूरी दुनिया का योगदान भी कहीं ना कहीं होगा। और ये बात अफ्रीकन फिलॉसफी है। जिस तरह से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसी तरह से अफ्रीका बोलते हैं युबंटू। आज जो हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बॉयकॉट हुआ, लेकिन 19 देश जो पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंशियल हैं वो वहां पे थे। और वो इन्फ्लुएंशियल क्यों है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। करीब 85% दुनिया की जीडीपी वहां पे रिप्रेजेंटेड थी और 2/3 ह्यूमैनिटी, मतलब दुनिया की 2/3 आबादी और 85% ग्लोबल जीडीपी। अब अगर ट्रंप साहब नहीं भी आए तो क्या 5-7% का फर्क आएगा? लेकिन पूरी दुनिया तो वहां तो थी। ये बात हमें समझना होगा। इसके अलावा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो यही आती है कि जो मीटिंग हुई वो पहली बार अफ्रीका में हुई। G20 मीटिंग आज से पहले कभी भी अफ्रीका में नहीं हुई थी, ये इंपॉर्टेंट था। और अफ्रीका में हुई मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी, पिछली बार भारत, इस बार साउथ अफ्रीका। इसका मतलब ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे या विश्व मंच पे बढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो कहा गया, जैसे यूएस ने बायकॉट किया, द वर्ल्ड विल नॉट वेट फॉर एनीवन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है सबके लिए। कोई भी, चाहे वो इंसान हो, देश हो, संस्था हो, अपने आप को इतना बड़ा ना समझने लगे कि दुनिया उसको इग्नोर करने लगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रही इस पूरी मीटिंग में। कोर मैसेज क्या रहा? बोल्ड मैसेज रहे, पॉलिटिकल रहे और डेवलपमेंट फोकस रहे।
क्या रहे, वो 6 स्ट्रीम्स क्या थी उसकी मैं चर्चा करूंगा। एम्फेसाइजेस ऑन सोवरेनिटी, इक्वालिटी, पीस, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल गवर्नेंस। Think it as a blueprint for more inclusive world order designed by Africa, supported by Asia, accepted by almost everyone. जब हम यह बात करते हैं सपोर्टेड बाय एशिया, पिछली बार जब G20 की मीटिंग हुई थी उसकी आधारशिला भारत ने वहां रख दी थी और यही बेनिफिट आज पूरी दुनिया को मिल रहा है कि ग्लोबल साउथ को साथ लेके चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है जो पहला मुख्य स्तंभ रहा इसका पिलर की अगर हम बात करें, पीस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। नो कंट्री शुड यूज फोर्स एंड थ्रेटन टू चेंज बॉर्डर्स। अब चाहे आप उसको बात करें गाजा को लेकर, आप बात करें यूक्रेन को लेकर या इंडिया चाइना बॉर्डर, या आने वाले दिनों में जिस तरह से ताइवान को लेकर महल बातें बन रही हैं, कहा यह जा रहा है कि एक दूसरे की टेरिटरी का रिस्पेक्ट करें। All disputes must be resolved through UN Charter, जिसकी बात हो रही है। Terrorism is condemned in all form। यहां पे आपको भारत का इन्फ्लुएंस दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से टेररिज्म को लेकर मुद्दे हो रहे हैं ये गंभीर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा वो था रिफॉर्मिंग ऑफ यूएन एंड आईएमएफ। अब यूएन को लेकर अभी तक अंतरराष्ट्रीय मंच में इतनी बड़ी बात नहीं कही गई थी। शायद यूएस का प्रेजेंट ना होना, अमेरिका का उपस्थित ना होना एक हिसाब से अच्छा रहा क्योंकि हम ये डिक्लेरेशन कर पाए। अगर यूएस होता तो शायद ये डिक्लेरेशन नहीं हो पाता। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन इन डिक्लेरेशन, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट बी रिफॉर्म्ड। इंडियाज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एम्बिशन, हम वहां पे एक सबसे बड़े ताकत है, एक आबादी के हिसाब से भी और ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से भी भारत का पोजीशन वहां स्ट्रांग होता है। अफ्रीका को भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बात हो रही है कि अफ्रीका की तरफ से क्या नाइजीरिया आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, इसको लेकर डिबेट है। और लैटिन अमेरिका भी कहता है कि भाई हमें भी तो जगह चाहिए, हम भी तो दुनिया के एक महाद्वीप हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में भी पावर और डिसीजन मेकिंग में शेयरिंग जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो चर्चा में था वो था क्लाइमेट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट को लेकर। दिस वाज सेंट्रल टू अफ्रीका होस्टेड समिट, क्योंकि अफ्रीका में हमें पता है बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी को लेकर काफी काम होता है, इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी तरफ जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जब कहा गया था 1.5 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको कंट्रोल करेंगे, जो रिसोर्स एलोकेशन चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण सब डिले हो रहा है। द कॉल ऑफ स्केल फ्रॉम बिलियंस टू ट्रिलियन, उनका कि जिस तरह से हम डिले कर रहे हैं तो जो काम बिलियंस में हो सकता था अब वो शायद नहीं होगा, हमें ट्रिलियंस लगाने पड़ेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। रिकॉग्नाइज दैट मिलियंस इन अफ्रीका स्टिल लैक इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहेंगे कि हम किसी भी तरह का कार्बन एमिशन ना करें ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो जहां पे अफ्रीका में अभी तक लोगों को बिजली तक नहीं मिली उनका क्या होगा? तो या तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, हम सोलर पैनल लगाते हैं, विंड पावर लगाते हैं, जो भी है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वहां जाना पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो उचित नहीं होगा। सपोर्ट फॉर ए जस्ट फेयर एनर्जी ट्रांजिशन इंक्लूडिंग द रोल ऑफ गैस फॉर डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि जो यूरोप की तरफ से दबाव है कि हमें एग्रेसिव टारगेट्स रखने चाहिए, उसको डेवलपिंग वर्ल्ड ने कहा कि रिसोर्सेज के बगैर होगा नहीं, इसलिए हमें अपने यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाने चाहिए। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी की बात थी उस पर रीएम्फसाइज किया गया, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज अ बिग विन फॉर नेशंस एंड बैलेंसिंग क्लाइमेट एक्शन विद ग्रोथ नीड। यूरोप की तरफ से अब ग्रोथ का इशू नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, इसलिए वो हमेशा क्लाइमेट की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ को डेवलपमेंट भी देखना है। ये बैलेंसिंग एक्ट G20 का डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे डेवलप्ड नेशंस जो G20 के हैं माइनस अमेरिका सब थे, तो ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर एक मुद्दा आजकल जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है इकोनॉमी को लेकर के, दुनिया की जीडीपी जितनी है ना दोस्तों, उससे 3 गुना ज्यादा उधार है, डेट है पूरी दुनिया पे। अब इसका क्या होगा, इसको लेकर भी पूरी दुनिया में चिंता है। तो डेट रिलीफ, इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। द डिक्लेरेशन हाईलाइट राइजिंग इनइक्वालिटी, इजियर डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये जरूरी है क्योंकि अगर डेट रीस्ट्रक्चरिंग इजी नहीं होता है तो हमने देखा कि बहुत सारे देश चाइना के डेट ट्रैप में फंसे हैं।
लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल फाइनेंस मिलना चाहिए, अब वो मिल नहीं रहा क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल रिस्क है पूरी दुनिया में, कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट नेशन, जब बड़ों को नहीं मिल रहा तो गरीब को कौन देखेगा, तो उनके लिए चिंता करना जरूरी है। और फोकस ऑन एमएसएमई, विमेन एंड यूथ, यहां पूरा फोकस आता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। एमएसएमई खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज की हम बात कर रहे हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस जो है अमेरिका चाइना के, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है, क्योंकि जो डेट डिस्ट्रेस है ये ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है और हमें इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। नहीं तो जिस तरह की क्राइसिस हम देख रहे हैं अमेरिका में, हर महीने $1 ट्रिलियन का उनको डेट रोल ओवर करना है और रीफाइनेंसिंग के लिए कोई तैयार नहीं होगा कम ब्याज दरों पे, तो बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात हुई, एआई पे बात हुई कि एआई जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। आप ह्यूमन रिप्लेसमेंट की बात मत करिए, ह्यूमन सेंट्रिक करिए, ये बात फोकस की है। जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत में, जैसे हमने यूपीआई और आधार मॉडल की बात करी, इसको दुनिया ने सराहा कि ये मॉडल बहुत जरूरी है। तो भारत का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। अफ्रीका मैसेज इज क्लियर, डोंट जस्ट बी यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकम क्रिएटर, इनोवेटर एंड डिजिटल लीडर। हम अमेरिका और चाइना के भरोसे हम पूरी दुनिया अगर रहेगी तो मुश्किल हो जाएगी। या जो 6 बड़ी कंपनियां हैं आईटी वर्ल्ड में, अगर वही दुनिया को डोमिनेट करेंगी और फिर सैंक्शन लगने के समय में सबको दिक्कत आएगी, तो समस्याएं होंगी और हम सिर्फ मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए क्रिएटर बनिए, इनोवेटर बनिए और लीडर बनिए, ये बात की गई ग्लोबल साउथ को फोकस में रखकर। इसे सपोर्ट फॉर डेटा सेंटर्स, एआई रिसर्च हब्स एंड क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट, ये सब बातें कही गई। और डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करें टेक्निकली, डी डॉलराइजेशन यहाँ पे एक हिडन एजेंडा भी है। इसकी अगर हम बात करें कि भाई फूड सिक्योरिटी, टूरिज्म, कल्चर को लेकर काफी सीरियसनेस थी। लीडर्स एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट राइजिंग फूड प्राइसेस एंड सप्लाई चेन इंस्टेबिलिटी। कोविड से शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और अभी तक जारी है, कहीं पे फ्लड, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे फूड क्राइसिस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसीलिए जरूरत है कि हम छोटे किसानों को सपोर्ट करें, सप्लाई चेन को सुदृढ़ करें और जो स्टारवेशन है, जैसे कि गाजा में कहा गया कि कंडेम स्टारवेशन एज ए टूल ऑफ वॉर। आप लोगों का खाना रोक के, फूड सप्लाई रोक के अगर आप लड़ाई लड़ेंगे, ये उचित नहीं है। तो जो इजराइल और गाजा की लड़ाई में हुआ था, इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। टूरिज्म कल्चर वर गिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिंक फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, मतलब टूरिज्म कल्चर पे भी अगर हम फोकस करते हैं तो ये ग्लोबल सस्टेनेबल एजेंडा, सस्टेनेबिलिटी एजेंडा के लिए भी उचित ही होगा। तो कुल मिला के जो गेन हुआ उसको अगर हम ध्यान से देखें तो भारत ने जो कहा था यूएन रिफॉर्म, उसको फोकस मिला। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यूपीआई और आधार को ग्लोबली रिकॉग्निशन मिला। एनर्जी ट्रांजिशन फेयरनेस, भारत बार बार ये कहता रहा आप दबाव मत डालिए, हमारी डेवलपमेंट नीड है, हम कोल को ओवरनाइट बंद नहीं कर सकते, हम धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, इसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अफ्रीका, जो हमेशा भारत कहा करता था कि भाई इंडिया अफ्रीका का जो एक टाइप होना चाहिए डेवलपमेंट में, हम लोग रोल प्ले करेंगे, उसको भी दुनिया ने एंडोर्स किया। और ग्लोबल साउथ लीडरशिप में जो 2023 में हमने ये फाउंडेशन डाला था अफ्रीका में, वो और डीप हुआ और इसका फायदा अब दुनिया को मिलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इंडिया इज एक्चुअली इमर्जिंग एज ए ब्रिज बिल्डर बिटवीन एडवांस एंड ग्लोबल साउथ, क्योंकि पिछले साल जब G20 हुआ था, इवन ब्रिक्स में भी बहुत सारे G20 मीटिंग और ब्रिक्स के अंदर साउथ, जो ग्लोबल साउथ है, वहां के लीडर्स को बुलाना और मेंबरशिप देना, इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए यहाँ पे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि अब इसका ट्रंप पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो साथ तो थे नहीं। अब ये हुआ कि भाई क्या जो G20 है यूएस के ना रहने से कमजोर हुआ है? अगर आप डिक्लेरेशन देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि कोई कमजोरी नहीं आई है। The remaining 19 members passed the full declaration and South Africa symbolically handed over the president to empty chair. जब वहां आपको रिसीव करने वाला नहीं था तो एम्प्टी चेयर के आगे दिया गया। अब अगली बार ये देखना है
कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन G20 की मीटिंग को आगे बढ़ाता है, क्या डेवलपमेंट होता है, इस पे नजर होगी, क्योंकि G20 कैन फंक्शन विदाउट यूएस लीडरशिप नाउ। ये बात तो पता लग गई, यूएस नहीं आया तो मीटिंग तो होगी। तो अब दुनिया का वो जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्ड हो गया है। नए पावर सेंटर्स बन रहे हैं, ग्लोबल साउथ असर्टिंग इटसेल्फ, हमने देखा डिक्लेरेशन में उसका असर। और इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया गेनिंग मोर जियोपॉलिटिकल वेट, और यही लोग जो हैं ये ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? स्थिति ये है कि जो साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन है, उससे एक बात तो बहुत क्लियर हो गई, अमेरिका अब सिंगल पावर नहीं रहा, मल्टीपोलर मोर इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर की तरफ दुनिया आगे बढ़ चली है। अफ्रीका इज राइजिंग, ये क्लियर हुआ। ग्लोबल साउथ इज टेकिंग चार्ज, अब वो डिसीजन मेकिंग में और एजेंडा सेटिंग में ग्लोबल साउथ का रोल है। एंड इंडिया रिमेन्स इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्स इन दीज सच इंटरनेशनल मीटिंग्स। तो अब अगला सवाल क्या है? क्या अगला इंपॉर्टेंट जो G20 की मीटिंग है, क्या उसको यूएस ढंग से होस्ट करेगा? ये अब देखने वाली बात है पूरी दुनिया की कि अब यूएस क्या कर सकता है। और इट विल डिवाइड द वर्ल्ड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग ब्लॉक्स। ये बात समझनी है, क्योंकि नाउ बॉल इज इन यूएस कोर्ट। अब तो ये वक्त बताएगा, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहा, यूएस के बगैर दुनिया आगे बढ़ चली है। उम्मीद है दोस्तों ये चर्चा आपको पसंद आएगी। आप इसको शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है तो आप इंटरनेट से डिक्लेरेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा 122 पैराग्राफ 30 पेज का है, पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।